बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज़ और इस उम्मीद से आज की नशस्त का आगाज़ करने जा रहा हूं कि आप सब लोग भी अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज की नशस्त के लिए इंतखाब जो किया गया है हदीस शरीफ का, अबू दाऊद की हदीस शरीफ नंबर 396 है और नमाज के बारे में अहकामात हैं। इस हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़ोहर का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि असर का वक्त ना हो जाए, और असर का वक्त उस वक्त तक है जब तक कि सूरज जर्द ना हो जाए, और मगरिब का वक्त उस वक्त तक है जब तक शफ़क़ की सुर्खी ख़त्म ना हो जाए, और इशा का वक्त उस वक्त तक है जब तक आधी रात ना हो जाए, और फजर का वक्त सूरज निकलने तक है। तो ये थी दोस्तों आज की हदीस। इसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा इंतहाई दिलचस्प है। टॉपिक है सेकंड मैरिज, दूसरी शादी। दूसरी शादी किन हालात में एक मर्द पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कर सकता है और कहाँ कहाँ से उसको इजाज़त दरकार होती है दूसरी शादी करने से पहले, और अगर वो शादी करने से पहले मुतलका इदारों से या इजाज़त हासिल नहीं करता तो उसको किन किन असरात का सामना करना पड़ता है। ये तमाम बातें हम आज की नशस्त में ज़ेर गौर लाएंगे। हमारे पास अवेलेबल कानून जो है वो मुस्लिम फैमिली एक्ट 1961 है, और 1961 हमें रहनुमाई फरमा देता है मुस्लिम फैमिली लाज़ के मुताबिक। कानून की बात करें तो कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है जहाँ पे ये कहा गया हो कि आपको अपनी दूसरी शादी अटेम्प्ट करने से पहले अपनी पहली बीवी से इजाज़त दरकार होती है। ना कानून में है ना शरीयत में है। हाँ, लेकिन शरीयत में जहाँ कुरान ये फरमाता है सूरह निसा में कि दूसरी शादी की इजाज़त तो देता है कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये कंडीशन भी लगाता है कि अगर तुम इनमें बाहमी सलूक इनमें जो है आप यकसा सलूक बर्पा नहीं कर सकते तो फिर आप के लिए बेहतर है कि आप एक ही पर इन्हिसार करें। तो इसी तरह से कानून में भी हमारे कहीं पे बाइंडिंग नहीं है कि आपको अपनी दूसरी शादी करने से पहले अपनी बीवी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार हमें सेक्शन 6 ऑफ मुस्लिम फैमिली एक्ट 1961 मुहैया करता है। उसके मुताबिक हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि हम आर्बिट्रेशनल काउंसिल में, जो सालसी काउंसिल है, वहाँ पे एक रिटन एप्लीकेशन मूव करेंगे फॉर द परमिशन ऑफ सेकंड मैरिज, फॉर द परमिशन ऑफ सेकंड मैरिज। और वो सालसी काउंसिल उस एप्लीकेशन पे आपके एक्शन लेते हुए आपकी पहली बीवी को तलब करेगी, उसको समन करेगी। यहाँ पे आके कन्फ्यूजन पैदा होता है कि जब बीवी को समन करते हैं तो हम आम आदमी ये समझता है कि शायद बीवी की कंसेंट ही पे आपकी एप्लीकेशन का दारोमदार है, कि अगर आपकी बीवी कहती है कि मुझे एतराज़ है तो वो आपकी एप्लीकेशन आगे फर्दर नहीं चलती, ख़ारिज कर दी जाती है। और अगर वो बीवी कहती है कि मुझे एतराज़ नहीं है तो वो सालसी काउंसिल आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन केस अगर आपकी बीवी एतराज़ करती है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर तो लेकिन आपकी जो वजूहात बयान की गई हैं उस एप्लीकेशन के अंदर वो काबिल यकीन है और उन पर अमल हो सकता है, आपके हक़ाइक़ ठीक हैं, तो सालसी काउंसिल आपकी बीवी के ओपिनियन या उसके बयान के ख़िलाफ़ जाते हुए आपको दूसरी शादी करने की इजाज़त भी दे सकती है। सालसी काउंसिल का तरीक़ाकार यही होता है कि सेक्शन 6 के तहत आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं अपने यूनियन काउंसिल में, और वो यूनियन काउंसिल आपकी बीवी को बुलाती है, आपके कंडक्ट के बारे में पूछते हैं, आप उनके हकूक़ किस तरह से पूरे कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे, इन चीज़ों को ज़ेर गौर लाती है। और फिर आपकी दायर करदा एप्लीकेशन और आपकी बीवी के बयान करदा हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आपकी एप्लीकेशन का फ़ैसला करते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन जब आप दायर करते हैं तो उसमें कुछ वजूहात आपको लिखनी पड़ती हैं, जिनको आपने लिखने के साथ साथ बाद में साबित भी करना होता है। वो वजूहात क्या हो सकती हैं कि आप दूसरी शादी में इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहली और मेन आम पाई जाने वाली रीज़न ये होती है कि आपकी पहली बीवी से आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही।
तो इस वजह को बुनियाद बनाते हुए आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, और ये एक बेसिक रीज़न भी है और आम तौर पर प्रैक्टिस में पाई जाने वाली ये एक वजह आम तौर पर सुनी जाती है। दूसरी रीज़न ये है कि आप असाब इस्ताअत हों, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो कि आप एक की जगह 2 बीवियों को भी अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनके अखराजात को पूरा कर सकते हैं। तो ये 2 रीज़न्स होती हैं आम तौर पर पाई जाने वाली। इसके अलावा भी आपके केस के फैक्ट्स अलग अलग हैं। आपके साथ कोई ऐसी रीज़न आपके साथ हो सकती है जिसको बुनियाद बना के आप सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड मैरिज अप्लाई करने का मकसद या उसकी मकसद ये होता है कि आप कानून जो हमें 2015 की अमेंडमेंट के बाद हमें एक पेचीदगी से बचाने के लिए एक कानून बनाया गया, उस कानून को फॉलो करना इस एप्लीकेशन के फ़ाइल करने का बेसिक मकसद है। होता यूँ था कि आप बिना अपनी पहली बीवी की कंसेंट या उसकी मर्ज़ी के बग़ैर या उसके इल्म में लाए बग़ैर दूसरी शादी अटेम्प्ट कर लेते थे। जब उसके इल्म में आता था तो मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार कर जाते थे, वो लिटिगेशन में आ जाती थी। अगर आपके माइनर्स हैं उस पहली शादी से तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। इन तमाम पेचीदगियों से बचने के लिए कानून साज़ी की गई। जो 2015 की अमेंडमेंट है उसमें यही कहा गया कि अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं या आपके पास ऐसी कोई रीज़न है जिसको बुनियाद बना के आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा आर्बिट्रेशनल काउंसिल में कि आप इन वजूहात की बुनियाद पर दूसरी शादी करने में इंटरेस्टेड है। आर्बिट्रेशनल काउंसिल आपकी एप्लीकेशन पर अमल करते पर कार्रवाई करते हुए आपकी बीवी का बयान रिकॉर्ड करेगी और दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए आपकी एप्लीकेशन पे फ़ैसला करेगी। फ़ैसला 2 तरह से हो सकता है, या तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर एक्सेप्ट होती है तो आपको फ़ौरी तौर पे जो करने वाला सबसे पहला काम होगा वो अपनी पहली बीवी का हक़ महर है, वो मुअज्जल या गैर मुअज्जल दोनों तरह का जो हक़ महर है वो आपको फ़ौरन अदा करना पड़ेगा। मुअज्जल हक़ महर कौन सा होता है? वो हक़ महर जो हम एट द टाइम ऑफ मैरिज डिसाइड करते हैं, और आम तौर पर बल्कि 99% वो लोग मुअज्जल हक़ महर को एट दिस टाइम ऑफ मैरिज पे कर देते हैं। और वो जो गैर मुअज्जल है, गैर मुअज्जल वो हक़ महर है जो कि शादी के वक्त तो पे नहीं किया जा सकता, लेकिन निकाहनामे में वो लिखा जाता है, और जब आपकी बीवी डिमांड करती है तो वो आपको पे करना होता है। वो ये इंदुल तलब होता है। जब आपकी बीवी उसकी डिमांड करे तो आप उसके पाबंद हैं कि आप गैर मुअज्जल हक़ महर भी अपनी बीवी को पे करें। ये दोनों किस्म के हक़ महर जो हैं अगर आपके ऊपर ड्यू हैं तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सेकंड मैरिज परमिशन आपको ये पे करने पड़ते हैं। पे करने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बात ये बनती है कि आपकी एप्लीकेशन आपके हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी बीवी के बयान को सामने रखते हुए आपकी एप्लीकेशन को सालिसी काउंसिल ख़ारिज कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो आपके पास फ़र्दर रेमेडी क्या है? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रिव्यू फ़ाइल कर सकते हैं। आप उस रिजेक्ट किए हुए ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके फ़र्दर आपके बयानात लिखने के बाद उसका फ़ैसला करेगा, और फ़ैसला अगर आपकी फ़ेवर में फिर भी नहीं आता, मींस कि आपकी एप्लीकेशन ख़ारिज होने के बाद आपका रिव्यू पिटीशन भी ख़ारिज कर दिया जाता है, तो फ़र्दर आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आप कहीं पे भी उसकी अपील नहीं कर सकते, आपको उसी फ़ैसले को मानना होगा। इन केस अगर आप एप्लीकेशन भी फ़ाइल नहीं करते और आपकी पहली बीवी के इल्म में भी ये बात नहीं आती और आप दूसरी शादी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको कौन से वो असरात हैं, वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है। वो 2 तरह की सज़ाएं हैं। आपको या तो 1 साल सज़ा हो सकती है, या आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या आपको ये दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। ये कौन है जो आपको ये सज़ाएं करवा सकता है? ये 2 इफ़ेक्टिव हैं। आपका पहला इफ़ेक्टिव जो आपकी दूसरी शादी करने से इफ़ेक्ट होगा वो होगी आपकी पहली बीवी। वो आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करके आपको ये दोनों में से एक या ये दोनों सज़ाएं आपको दिलवा सकती है। और दूसरा इफ़ेक्टिव आपकी दूसरी बीवी है। अगर वो कहती है कि आपने अपनी पहली शादी उससे छुपाई और उसको मंज़र पे लाए बगैर आपने उसके साथ
शादी अटैम्प्ट की तो वो भी आपकी इस शादी से इफ़ेक्टिव है, वो भी आपके इस इफ़ेक्टिव है और वो भी आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज करवा के आपको ये सज़ा दिलवा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।